हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि गालिब ने खुद के लिए क्या लिखा है। किस तरीके के उनके शेरों में ये दिखाई देता है कि वो खुद के लिए कुछ बोल रहे हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि गालिब खुले मिजाज के आदमी थे, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और वो कभी भी नहीं कतराते थे अपनी अच्छाइयाँ बताने के लिए, अपना साहस बताने के लिए, और साथ साथ अपने अंदर छुपी हुई बुराइयाँ भी बताने के लिए, जिसके चलते उनके शेरों में उनकी झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आज हम जिन शेरों की बात करने वाले हैं, उसके आधार पर हम जानेंगे कि गालिब ने अपने आप के बारे में क्या कहा है। वो सबसे पहले बात करते हैं अपने अंदाजे बयां को लेकर, क्योंकि वो मानते थे उनसे बेहतर शायद उस समय कोई नहीं लिखता था। उसके कारण था कि वो सामाजिक पक्ष को ज़्यादा उजागर करते थे। उनका शेर जो इस चीज़ को दर्शाता है वो है, हैं और भी दुनिया में सुकनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और इसके बाद अगर हम ब्रूपता के बारे में बात करें उनकी, तो ब्रूपता भी उनकी दिखती है शराबीपन को लेकर। तो शराबीपन को भी लेकर उन्होंने खूब उजागर किया है अपने पक्ष को, और बोलते हैं, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुम्हें हम बली समझते जो ना वादा ख्वार होता। इसका अर्थ है कि गालिब, अगर तुम शराब ना पी रहे होते तो हम तुम्हें संत समझने लगते। जिस तरीके से तुम बयान देते हो, या यूँ कहें जिस तरीके से तुम अपनी शायरियाँ लिखते हो, गहराई के साथ, दर्शन के साथ, अद्वितीय है। और हम देखते हैं कि उम्र जिस तरीके से गालिब की आगे बढ़ती जा रही थी, गालिब इस चीज़ से परेशान नहीं थे कि वो उम्र में आगे होते जा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ से परेशान थे कि उनके जीवन में उनका कोई कोई कंट्रोल नहीं रहा है। वो संभाल नहीं पा रहे हैं अपने जीवन को, उनका जीवन तितर-बितर होता जा रहा है। और हर आदमी को यही बात कह रहे थे वो, कि जब आपका जीवन इस तरीके से हो गया है कि आप उसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चलता है अपने हिसाब से, तो फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। जीवन को जिस तरीके से चलता है चलने दो, संघर्ष करते रहो। इसके लिए वो लिखते भी हैं कि रौं में है रक़्स उम्र, कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पे है ना पे हैं रकाब पे। मतलब जिस तरीके से तेज़ी से भाग रही है ना ज़िंदगी घोड़े की तरह, और आपके पैर भी रकाब पे नहीं है, जिस पे हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं ना घोड़े के ऊपर, वो भी आपका पैर उस जगह पे भी नहीं है, और हाथ उसके आपके लगाम पर भी नहीं है। फिर क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो उसे रोकने में? ज़िंदगी जैसी चल रही है चलने दो। और इसी के चलते हुए वो अपने अस्तित्व को भी कोसते हैं। वो मानते हैं कि अगर पैदा ना हुए होते तो शायद खुदा होते, और जिसके चलते वो लिखते भी हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। अगर मैं ना होता तो क्या होता, क्या मतलब प्रश्न होता, प्रश्न मतलब ऐसा ऐसी चीज़ होता जिसका अब तक उत्तर ना दिया गया हो, और वो है खुदा। वो मानते थे कि अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो शायद खुदा होता, या खुदा का अंश होता। गालिब कभी भी संघर्षों से पीछे हटने के लिए किसी से भी नहीं कहते थे, और ना वो इस चीज़ को सही मानते थे। चाहे वो संघर्ष जीवन में किसी भी चीज़ का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का। और वो लिखते भी हैं इसके साथ कि घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वो जो हम रखते थे एक हसरत तामीर सो है। इसका अर्थ ये हुआ कि घर में ऐसा कुछ नहीं था, या यूँ कहें कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बर्बाद कर देंगे। बस जीवन में एक चीज़ होनी चाहिए, वो हम रखते थे एक हसरत तामीर, मतलब उठने की, दोबारा उठने की, बनाने की, दोबारा निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लोग तुमसे छीन पाए है। इसी क्रम में गालिब कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे अपने बारे में भी कुछ नहीं जानते। और वो लिखते भी ऐसी चीज़ें हैं कि लगता भी है कि शायद गालिब ना तो खुद को पहचान पाए, और इसी चक्कर में आज तक लोग भी सोचते हैं ये बात कि गालिब को पहचानना मुश्किल है। गालिब लिख के जो गए हैं वो लिखते हैं कि वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हमें कि हम बतलाएं क्या। अब आज के इस युग में अगर दावा कर दे कोई, ठोक दे इस बात का कि मैं गालिब को पूरी तरीके से जानता हूँ, तो सीधा सीधा एक तर्क बन जाता है कि जब गालिब खुद अपने आप को कुछ नहीं जान पाए पूरी तरीके से, तुम कैसे जान लोगे? और इतना बड़ा शायर होने के बाद, इतना ज्ञानी होने के बाद भी अगर व्यक्ति खुद को नहीं जान पा रहा है, तो आप दावा कैसे कर सकते हैं किसी को जानने का? यही बात हो जाती है जो गालिब ने अपने लिए कही है कि वो खुद को भी नहीं जानते। और गालिब कभी कभी ना बेपरवाह से भी दिखने लगते हैं अपने लेखन को लेके, क्योंकि ऐसा होता था ना कि गालिब थोड़े से क्लिष्ट शायर थे, मतलब फारसी में लिखते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था। और इसके चलते गालिब ने लोगों को सुनना ही बंद कर दिया कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लेखन जो कर रहे हैं उसी तरीके से करना जारी रखते हैं फिर आगे भी। और इसके लिए वो कहते भी हैं कि इस तरीके से लोग उन्हें नज़रअंदाज करते हैं ना, तो उन्हें कहना पड़ता है ये शेर। और शेर कुछ यूँ है उनका कि बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। और आप फरमाएंगे क्या, मतलब इसका ये हुआ कि बेपरवाही, मतलब यूँ कहें कि मुझे नज़रअंदाज करने की हद हो चुकी है अब तो। मैं अपना पूरा हाल दिल आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको सुना रहा हूँ, और आप फरमाएंगे क्या। और आप लास्ट में कह रहे हैं क्या। ऐसा होता नहीं है कभी कभी आप सब कुछ बोल देते हैं, सामने वाले कहता है क्या क्या बोल रहे थे, ऐसा।
तो गालिब इस चक्कर में बेपरवाह हो गए थे फिर चीज़ों से। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था फिर कि लोग क्या सोच रहे हैं उनके लेखन के बारे में, और वो लिखेंगे बस अब। गालिब अपने आप को आधा मुसलमान मानते थे। जो देखा गया 1857 की क्रांति के बाद कोई और हमला ना हो जाए या कोई और बात ऐसी ना उठ जाए, इसलिए गालिब को उठाया गया था सरकार द्वारा। तब सरकार के एक बाशिंदे के सामने उन्होंने ये बात बोली थी कि साहब मैं आधा मुसलमान हूँ क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। गालिब रियासतों में बटे हुए हिंदुस्तान को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ वो किसी रियासत का हिस्सा नहीं है। और उसके लिए वो शेर जो उन्होंने लिखा है वो यूं है कि हूँ गर्मी निसात तसब्बुर से नगमा संज, मैं अंदली ये गुल सने ना आफरीदी हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं उस बाग का परिंदा हूँ जो अभी बना नहीं है। मेरी सोच और आवाज़ आगे बनने वाली दुनिया की है, अर्थात अखंड भारत। ये यूँ कहें कि अखंड हिंदुस्तान जो आगे बनने वाला है, मैं उस बाग का परिंदा बनना चाहता हूँ। उसी बाग के किसी एक पेड़ पर मुझे छोटा सा घोंसला बनाना है। वो जीवन से थक चुके थे और जीवन के बाद जो उनकी बदनामी होने वाली, क्योंकि जीवन भर तो जो हुआ उनके साथ, अब जो इतना संघर्ष उन्होंने झेल लिया है और जिस तरीके से लोगों की बेपरवाही की है, उन्होंने खुदा की बेपरवाही की है, अपनों की बेपरवाही की है, तो वो सोचते थे कि शायद जीवन के बाद केवल केवल और केवल उनके बारे में गलत बातें ही याद रखी जाएंगी, जिसके चलते वो अभी से लिख के जा रहे हैं कि जीवन में अगर मेरे साथ बुरा ही होना है और मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ केवल लोगों को बुरा ही करना है, तो क्यों ना मैं किसी एक दरिया में जाके ही मर जाऊँ, जिससे ना तो जनाजा उठाना पड़े और ना ही मेरी मजार बने। और इसी अर्थ के लिए एक उन्होंने शेर जो लिखा है, वो शेर कुछ यूँ था कि हुए मर के हम जो रुस्बा, हुए क्यों न गर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार बनती। और आखिर में चलते चलते एक दो शेर और बचे हैं गालिब के, जिसमें से एक तो उनके शराब को बहुत प्रेम करने को लेके है, जो है कि वो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। गालिब इसमें कह रहे हैं कि मेरे हाथ भले कांप रहे हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, अच्छी बात है कि मैं गिलास नहीं उठा पाऊंगा, पर कम से कम देख तो सकता हूँ उसे, आंखों में दम है मेरे, तो मेरे सामने अभी मेरी बोतल और मेरा प्याला रखे रहने दो। और आखिरी जो शेर उनका बचता है, वो शेर था उनका बदनाम शख्सियत जो उनकी थी उसको स्वीकारते हुए। वो लिखते हैं कि होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, होगा कोई ऐसा जो गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पे बदनाम बहुत है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आज के समय में देखें तो आज के समय में भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और तत्कालिक समय में देखें तो दिल्ली आगरा जो बड़ी बड़ी जगहें थी जहाँ पे शेर शायरियों को मान्यता दी जाती थी, वहाँ ऐसा कोई भी शायर, कोई भी जनता ऐसी नहीं थी जो गालिब को नहीं जानती थी। हर आदमी गालिब को जान चुका था। पर वो दूसरी लाइन में मानते भी हैं कि शायर तो अच्छा है वह बदनाम बहुत है। शायर तो हम अच्छे हैं पर बदनाम भी बहुत हो चुके हैं। धन्यवाद।